मुसोलिनी नाम आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। जब पूरा यूरोप वॉर की आग में जल रहा था, उन्हीं दिनों एक डिक्टेटर इटली में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा था। नाम था मुसोलिनी। मुसोलिनी की वजह से ही इटली में फासिज्म का उदय हुआ। इसकी वजह से ही इटली वर्ल्ड वॉर टू में शामिल हुआ। इसकी वजह से इटली की जनता ने ना कभी ना भूलने वाला दर्द का सामना किया। मुसोलिनी ने इटली को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत प्रभावित किया। मुसोलिनी की शासन शैली यूरोप में कट्टरता, सत्ता की भूख और तानाशाही के उदाहरण के रूप में याद की जाती है। कौन था आखिर बेनिटो मुसोलिनी? कैसे बना इतना क्रूर तानाशाह? और इसकी इतनी भयानक दर्दनाक मौत कैसे हुई? आइए इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके सामने फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनिटो मुसोलिनी, जिसे इटली के फासिस्ट नेता के तौर पर जाना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 को इटली के ग्रामीण शहर डोवियाडोना में हुआ। मुसोलिनी के पिता ऑल्डो मुसोलिनी एक लोहार और सोशलिस्ट विचारों से प्रभावित कार्यकर्ता थे। माँ रोजा माल्टियानी एक स्कूल में टीचर थी। 1900 के दशक की शुरुआत में ही मुसोलिनी सोशलिस्ट नेताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वे अखबारों में स्थानीय सोशलिस्ट नेताओं की गतिविधियों पर लेख लिखा करता था। इस दौरान वे कभी इटली तो कभी स्विट्जरलैंड में रहने लगा। स्विट्जरलैंड में मजदूर आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। धीरे धीरे सोशलिस्ट मुसोलिनी की राजनीति में दिलचस्पी बढ़ती गई। स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद मुसोलिनी ने पत्रकारिता में जोर शोर से कदम रखा। वह ब्लोगना में सोशलिस्ट अखबार अवांजा के संपादक बना। संपादक के तौर पर वह इटली और स्विट्जरलैंड में बहुत लोकप्रिय हुआ। मुसोलिनी मार्क्सवादी सोच से प्रभावित था। वो अपने लेख से मजदूरों और श्रमिकों के अधिकार की बात करता था। पूंजीवादी के खिलाफ विद्रोह और साम्यवादी विचारधारा का भरपूर समर्थन था। 1912 से लेकर 1913 में मुसोलिनी की विचारधारा में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला। वो अब मजदूरों के संघर्ष की जगह राष्ट्रवादी विचारधारा को प्राथमिकता देने लगा। उसके द्वारा प्रकाशित लेख में कड़वाहट दिखने लगी। न्यू इटली के सपनों से प्रेरित कई लेख छपने लगे। उसके दिलो दिमाग में ऐसा ही विचारधारा हिचकोले खा रही थी कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। मुसोलिनी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन 1914 तक उसकी विचारधारा बिल्कुल पलट गई। जो मुसोलिनी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था, 1914 आते आते वो जो युद्ध नहीं लड़ेगा वो इटली का देशद्रोही जैसा नारा देने लगा। 1915 में इटली के युद्ध में शामिल होने पर उसने स्वयं सेवक के रूप में सेवाएं दी और बाद में फ्रंट पर रिपोर्टर बना। युद्धकालीन अनुभव, अब हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे जिससे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आए। अब सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा, युद्धकालीन अनुभव कैसा रहा मुसोलिनी का। मुसोलिनी ने युद्ध के दौरान जो उत्तेजना और संगठन शक्ति महसूस की, वो उसके जीवन का निर्णायक मोड़ था। उसने देखा कि अनुशासन, कॉर्पोरेट एकता, कुटिल सैन्य संगठन कितना असरदार साबित हो सकता है। अब हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या रहा। युद्ध समाप्त होने पर इटली को वर्साई की समझौते में काफी समझौता करना पड़ा। समझौते में इटली को कम जमीन, कम धन और बहुत कम सम्मान मिला। इसके कारण पूरे देश में विक्टोरिया इम्पोर्टोटा, अधूरा, ये एक इटालियन शब्द है जिसका मीनिंग है अधूरा विजय, अप्राप्त विजय यानी की भावना फैली। बस यहीं से मुसोलिनी जैसे राष्ट्रवादियों को राजनीतिक मंच मिल गया। अब हम दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा फासिस्ट आंदोलन की स्थापना व फासिस्ट पार्टी का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ या क्या उसमें रहा। 1919 में रोम में मुसोलिनी ने प्रथम फास्चो दी कॉम्बैटिमेंटो
ये एक इटालियन भाषा शब्द है जिसका मतलब होता है लड़ाकू टोला। 6 सदस्यों द्वारा बनाए गए इस पार्टी में हिंसा, धमकी, सैन्य गतिविधियां सहित अनेकों उत्तेजना से भरे हुए भाषण हुआ करते थे। अब हम बात करेंगे नारा और संगठन के बारे में। मुसोलिनी ने नारा दिया, विश्वास, बल और विजय। मुसोलिनी ने संगठन के सदस्य इटली के अनेकों सरकारी दफ्तरों के साथ साथ पुलिस स्टेशन, खुफिया विभाग, सोशलिस्ट कार्यालय पर हमले करने लगे, जिसके कारण पूरे इटली में राजनीतिक उथल-पुथल मच गया। अब बात करेंगे 1921 में फासिस्ट पार्टी का क्या रूप था। 1919 से लेकर 1921 के बीच ये आंदोलन फैलता गया। अंततः 1921 में इसे औपचारिक राजनीति के दल से रुआंका शाप से मान्यता मिली। फासिस्ट पार्टी पार्टिटो नेज़ियोनेल फास्किस्टो इसके अनुयायी थे, जो एक मजबूत आत्मनिर्भर राष्ट्रवादी इटली का सपना सजोते थे। अब बात करेंगे मार्च ऑन रोम। 1922 की बात है ये। 28 अक्टूबर 1922 को फासिस्टों ने रोम की ओर मार्च शुरू किया। लगभग 30,000 ब्लैक शर्ट्स ने ये मार्च रखा। इसे देख इटली की राजनीति में तत्काल स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। किंग विक्टोरिया इमैनुअल ने प्रधानमंत्री इटालियन का गठन करने का निर्णय लिया और मुसोलिनी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब हम बात करेंगे इल डुचे का आदर्श। मुसोलिनी ने खुद को इल डुचे कहते हुए एक तीव्र और सशक्त नेता के रूप में प्रस्तुत किया। मुसोलिनी का कहना था कि इंसान को राजनीति नहीं चलाएगा, बल्कि राजनीति इंसान के माध्यम से चलेगी। अब हम बात करेंगे फासीवादी शासन की संरचना और नीतियां और उसमें क्या आर्थिक सुधार आए। मुसोलिनी ने कॉर्पोरेट स्टेट की प्रणाली रूप की, जिसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राज्य ने श्रमिकों और पूंजीपतियों को निगमों में शामिल किया। अब हम बात करेंगे मजदूर यूनियनों को खत्म कर दिया गया, जिससे राष्ट्रीय उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ा। सामाजिक सुधार और संस्कृति, शिक्षा, कॉर्पोरेट संस्कृति और जनसंचार पर सरकार का कब्जा हो गया। फासिस्ट संस्कृति संस्थान संचालित हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय गौरव, सैन्य शक्ति और इटली के अतीत रोम साम्राज्य का पुनरुत्थान को लेकर खूब प्रचार किया। अब हम बात करेंगे प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त कैसे हुई। फासीवादी सरकार ने अखबारों, रेडियो और प्रकाशनों पर नियंत्रण कर दिया। प्रेस सेंसरशिप लगाई गई और सरकारी प्रचार को बढ़ावा मिला। स्वतंत्र अभिव्यक्ति को कुचला गया और सरकार की आलोचना करने वालों को राजद्रोही घोषित किया गया। अब हमारा अगला पॉइंट होगा शिक्षा और नीति के बारे में। मुसोलिनी के टाइम पे शिक्षा और नीति में कितना सुधार था या क्या था। स्कूल सिस्टम में राष्ट्रवादी पाठ्यक्रम शामिल किए गए। नो वेरवोल बिगा, अब ये भी एक इटालियन शब्द है, अब नहीं हटेंगे इसका मतलब है। जैसे स्लोगन देकर बच्चों को अति राष्ट्रवादी बनाने के लिए प्रेरित किया गया। अब बात करेंगे अफ्रीका तक देश का विस्तार। 1935 में मुसोलिनी ने इथियोपिया पर हमला किया और उसे अफ्रीकन साम्राज्य बनाकर उसका नाम रखा इटालियन ईस्ट अफ्रीका दिया। लड़ाइयों में कई मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। स्पेनिश गृहयुद्ध में फ्रांको, जो स्पेन का तानाशाह था, उसका समर्थन भी मुसोलिनी ने किया। उसका समर्थन भी किया। इसके अलावा अल्बानिया को 1939 में अपने नियंत्रण में लिया। अब हम बात करेंगे रक्षानिस्ट संधियां जो हुई थी। 1936 में मुसोलिनी ने हिटलर के साथ समझौता किया और एंटी कम्युनिस्ट अलायंस रोमन बार्लिन ट्रीटी का गठन किया। 1939 में इटली और नाजी जर्मनी के मध्य पैक्ट ऑफ स्टील से आपसी सहयोग सुनिश्चित हुआ। अब हम बात करेंगे द्वितीय विश्व में कैसे युद्ध में भागीदारी हुई। इटली ने जून 1940 में जर्मनी के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध में प्रवेश किया, लेकिन जल्द ही मुसोलिनी की सेना कई मोर्चे पर असफल रही। ग्रीस, उत्तरी अफ्रीका
और सोवियत संघ में लड़ाइयां अक्सर हार का सामना करना पड़ा उनको। युद्ध की निराश, खाद्य संकट और हारी हुई सेना का नकारात्मक असर आम जनता, समाज और विशेषकर नौजवानों पर गहरा पड़ा। आम नागरिकों पर जुल्म, पाबंदियां और भीषण आर्थिक संकट ने इटली को आंतरिक तूफानों की ओर धकेल दिया, जहां से मुसोलिनी का जो पतन था वहीं से शुरू हुआ। फिर अब हम बात करेंगे मुसोलिनी का जो पतन था वो कैसे हुआ। 24 जुलाई 1943 को फासिस्ट ग्रैंड काउंसिल ने मुसोलिनी को सत्ता से हटा दिया और उसे गिरफ्तार किया। ये मुसोलिनी के शासन का औपचारिक अंत था। अब बात करेंगे गोरिल्ला विद्रोह और कैद के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरह से हारने के बाद अप्रैल 1945 में गोरिल्ला विद्रोहियों ने मुसोलिनी को पकड़ लिया। 28 अप्रैल को फेमस झील कोमो क्षेत्र में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन 29 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी को मार दिया गया। अब सुनिए आगे उसके शव की स्थिति क्या थी। उनका शव एक गैस स्टेशन पर सार्वजनिक रूप से लटकाया गया और उस पर हमले किए अनेक हमले किए गए। ये एक स्पष्ट संदेश था कि फासिज्म का अंत बेहद खतरनाक होता है। यह थी क्रूरताना शाह मुसोलिनी के उदय और दर्दनाक अंत की कहानी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपना सजेशन दीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर किसी और कहानी को लेकर जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।